हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का अगले पार्ट में। तो पिछले पार्ट में हमने कॉनकेव मिरर के यूजेस और उसके रे डायग्राम्स पढ़े थे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में और उसके रे डायग्राम्स पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे और फिर आगे हम लोग मिरर फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने नोट्स निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। रे डायग्राम्स या इमेज फॉर्मेशन लोग इसको बोलते हैं। रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? ये स्फेरिकल मिरर का ही एक टुकड़ा है जिसमें कि कोटिंग जो है वो अंदर की तरफ होती है, मतलब केव वाला जो है ना, गुफा वाला, इस हिस्से में कोटिंग होती है और बाहर वाले हिस्से से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। राइट। तो इसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट पोजिशन होता है वो होता है एट इन्फिनिटी, है ना। इसमें दो ही पोजिशंस होते हैं, एक होता है एट इन्फिनिटी, मतलब ये देखो कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये एफ और ये क्या हो गया? दिस इज सी, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। राइट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे कहीं पर होगा और इन्फिनिटी से आती हुई रेज को हम क्या मानते हैं? पैरेलल मानते हैं। तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आके यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं और आपको पता है कि इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा। आपने पढ़ा तो है, इसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ये तो अपीयर वाला सीन, असली में तो यहाँ को जाएगा ही नहीं, वर्चुअल बातें हैं। तो यहाँ रेज तो असली में जा ही नहीं सकती, लेकिन ऐसा निकलता है कि लगे कि फोकस से ही पास हो रहा है। अब एक और रे यहाँ से भेज दो, चलो, ये भी तो पैरेलल गया है, तो पास तो कहाँ से होगा? फोकस से ही होगा। और असली में यहाँ से मतलब निकला ऐसा कि लगे कि फोकस से निकल रहा है, निकला ऐसा कि कोई देख के बोले कि कहाँ से निकल रहा है? फोकस से निकल रहा है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर ये दोनों रेज तो कहीं मिलेंगे ही नहीं आगे जाके, बट अपीयर्स टू मीट वाला सीन तो हो सकता है। तो हमने क्या किया? सबसे पहला लिखा कंडीशन, प्रॉपर्टीज नंबर 1, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्या लिखा मैंने? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों लिखा वर्चुअल एंड इरेक्ट बताओ? क्योंकि यहाँ पर रेज सही में थोड़ी ना मिल रही हैं, अपीयर्स टू मीट है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखा। नंबर 2 बताओ मुझे, साइज क्या है? इट इज द पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा। और नंबर सी, कहाँ बना है? एट फोकस, बना है फोकस पे, लेकिन कहाँ? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना है, ये बताना बहुत जरूरी है। एट फोकस बिहाइंड द मिरर। अब जो दूसरा केस होता है इसमें, वो होता है बिटवीन मिरर एंड इन्फिनिटी। सिंपल कि इन्फिनिटी और मिरर के बीच में कोई यहाँ पे नाम है, क्या लिखो? कोई नाम ही नहीं है। जब यहाँ कोई नाम ही नहीं है तो आप कैसे बता दोगे कि वो कौन सा पॉइंट है? इसीलिए क्या लिखते हैं? बिटवीन इन्फिनिटी एंड मिरर, कहीं भी डाल दो। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। पोल एफ और सी, ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई साहब? तो कहीं डाल दो बीच में, यहाँ पर है। पहला रे पैरेलल गया तो पता है कि फोकस पर जाने की एक्टिंग करेगा बस, लेकिन जाएगा असली में यहाँ से, चला गया। दूसरा रे कहाँ से भेजें? तो पी से भेज देते हैं, तो पी से भेजते हैं तो पास भी तो सीधा होता है ना। अब पहला रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरा ये है, मिलने से रहा, लेकिन जब इसको बैक ट्रेस करेंगे तो आपको ये मिलता हुआ दिखाई देगा। इट विल सीम्स टू मीट एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे मिला तो ये छोटकू सा इमेज बनेगा, बहुत ही छोटा सा, इतना सा इमेज बनेगा, देखो छोटा सा। ठीक है, दिस इज द वेरी स्मॉल इमेज। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, सबसे पहला, इमेज कैसा बना जी? रेज तो असली में मिल नहीं रही, असली रेज तो ये और ये हैं, तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज तो आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट ही मिलेगा। नंबर 2,
छोटा है साइज में, तो क्या लिखेंगे, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। स्मॉलर या लिखो स्मॉलर इमेज, समझ जाएंगे लोग, स्मॉलर इमेज। और नंबर 3 कहाँ बना है, ये बना है पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। कहाँ बना है, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, 2 ही डायग्राम इसके अंदर होते हैं। अब समझो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना, जब ऑब्जेक्ट खिसक के आगे आया इमेज खिसक के पीछे चला गया। मतलब कि पोल से लेके उधर कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, उसका इमेज जो है वो F और P के बीच में ही बनेगा। मतलब कि इतने बड़े एरिया का इमेज जो है मात्र इस छोटे सी जगह में बन जाएगा। इसको बोलते हैं वाइड फील्ड ऑफ व्यू देना। क्या बोलते हैं, वाइड फील्ड ऑफ व्यू। तो कॉन्वेक्स मिरर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या देते हैं, वाइड फील्ड ऑफ व्यू देते हैं। मतलब कि सिर्फ छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं। तो इसीलिए इनका इस्तेमाल कहाँ होता है वो आपको समझ में आएगा इनके यूजेस में। सो द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, द फर्स्ट वन इज एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल हेडलाइट। रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल, मैंने हेडलाइट बोला था क्या, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ आज, तो पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो क्या बोला मैंने, रियर व्यू मिरर व्हीकल, जिस मिरर से आप पीछे देख पाते, ट्रैफिक में रुके हुए देख रहे हैं, अच्छा इधर कोई नहीं है, अरे इधर भी कोई नहीं है, अरे यार जल्दी से ये ख़त्म होना यार, ये सिग्नल यार, ये क्या है, मतलब फिर ट्रैफिक में बैठे हुए हैं, अच्छा मतलब चलो यहाँ तो अच्छा है ना, और यहाँ भी अच्छा है, तुम तो बंद कर दो सिग्नल, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं बैठेंगे। ठीक है, अच्छा मतलब रोड अच्छे हैं, रोड की बात कर रहा मैं तो, है ना, रोड की बात कर रहा, तो रोड अच्छे हैं। तो रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल, वहाँ पर आपको दिखेगा कि इतने छोटे मिरर में पूरा पीछे का, यहाँ बैठे हुए वो आंटी वहाँ दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए हैं, उस पर गाड़ी पे एक आदमी बैठा हुआ है, वो एक साइकिल वहाँ पे, एक ठेला वहाँ, बस वहाँ सब लगे, स्कूल की बस वहाँ पे, बच्चे चिल्ला रहे हैं, सब दिखेगा। वो सिर्फ इतने से मिरर में आपको पीछे पूरा दिख जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि एक तो छोटा दिखाता है और इतने बड़े एरिया का सिर्फ इतने में दिखा देता है। बेस्ट पार्ट, उस पर लिखा भी होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट तो समझ रहे हो ना, वो तो इतने में ही सब दिखा रहा है ना, वो तो 2 किलोमीटर दूर वाले आदमी को भी इतने में ही दिखाएगा और यहाँ वाले को इतने में दिखाएगा। तो क्या कहता है कि इसको देख के डिस्टेंस जज मत करो, हो सकता है कि जिसको आप बहुत दूर देख रहे हो वो बगल में ही हो आपके। उसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, दूसरी बात ये कि सीधा इमेज दिखाता है, वर्चुअल इमेज दिखाता है, इरेक्ट दिखाता है। मतलब कि गाड़ी आपको खड़ा हुआ खड़ा ही दिखेगा, सामने सामने दिखेगा, बिल्कुल जैसा वैसा दिखेगा, और बहुत बड़ा एरिया दिखाता है। तो दिस इज द रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल। क्यों यूज़ करते हैं ये भी पता होना चाहिए। नंबर 2, एज ये लिखोगे इन बिग शॉप एज सिक्योरिटी मिरर। सिक्योरिटी मिरर में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े शॉप में। अब शॉप में यहाँ पर लगा दिया, बड़ा सा मिरर लगा दिया, अब क्या हुआ कि पूरे दुकान का फोटो, इतने बड़े एरिया का फोटो उतने में दिखा देगा। तो उसको हम एक सीसीटीवी से टीवी में देख सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे दुकान में ये, यहाँ पे दुकान में ये हो रहा है। तो एज अ सिक्योरिटी मिरर जो है इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो दीज आर द 2 यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपके नोट्स में, तो आई होप आपने लिखा होगा। ज़रा सोचो कि जब हम कॉनकेव मिरर पढ़ रहे थे, उसके 6 के 6 रे डायग्राम मैंने यहाँ आपको बताए हुए हैं, उसमें आपने ये देखा होगा कि जब ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटी में वेरिएंस कैसा होता है ऑब्जेक्ट और इमेज में, उस पर थोड़ा ध्यान से देखो। अभी के लिए आप जो डायग्राम मैंने बनाया था यहाँ पर, उस डायग्राम में यहाँ मिरर हुआ करता था और यहाँ ऑब्जेक्ट हुआ करता था, राइट। तो मैं वहीं से आपको कराता हूँ विजुअलाइज। मान लो ये मिरर है और ये उसका फोकस है, मिरर फोकस, हाथ हटा रहा हूँ, ये मिरर, ये फोकस। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो साइज बहुत बड़ा है, इमेज छोटा सा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इमेज छोटा सा। जैसे ही ऑब्जेक्ट, किसकी बता रहा हूँ मैं, कॉनकेव की, जैसे ही ऑब्जेक्ट खिसक के कहाँ पे आया,
बियॉन्ड सी। जैसे ही ऑब्जेक्ट खिसक के बियॉन्ड सी आया, ये एफ से खिसक के बिटवीन सी एंड एफ चला गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से खिसक के सी पे आया, इमेज बिटवीन सी एंड एफ खिसक के सी पे आ गया, दोनों बराबर साइज के हो गए। जब ऑब्जेक्ट सी से खिसक के अंदर गया एफ और सी के बीच में, इमेज खिसक के बियॉन्ड सी हो गया। जब ऑब्जेक्ट एफ पे गया, इमेज इन्फिनिटी पे चला गया। स्वाइप कैसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता जाएगा, इमेज मिरर से दूर जाता जाएगा। इस पैटर्न को फॉलो करो, इसको बोलते हैं स्वाइप। ठीक है, ऐसा होता है। इस विजुअलाइजेशन को करने के लिए आपको रे डायग्राम वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि सर स्वाइप क्या बोल रहे हैं। सिवाय लास्ट वाले केस के, वहाँ तो पलटता है। तो लास्ट वाला तो स्पेशल है, उसकी वैसी बात नहीं करनी अपने को, है ना। सो लास्ट वाले की बात अपने को नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्या सिखाता हूँ मैं आपको। हमें इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल्स जब हम करते हैं तो इसमें दो बातें मैंने न्यूमेरिकल करने में एक तो आपको रेशनल नंबर का बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें उसके अलावा टफनेस क्या है फिर? अगर सिर्फ इसमें बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन ही आता है तो फिर इसको इतना टफ क्यों कहा जाता है? लोग क्यों भागते हैं इससे, इतना क्यों इतनी गलती होती है इसमें? उसका सारा मैं कारण बता रहा हूँ। जितनी बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ना, स्कूल में आपको नहीं मिल रहा, लिख के ले लो। कोई ये देख के पढ़ा दे वो अलग बात है, लेकिन इस पैटर्न में इतने सिंप्लीफाइड वे में सब कुछ एक जगह, जो मैं अभी बताने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स का जो बेस्ट पार्ट है, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई रूल याद नहीं करना, अभी जो पढ़ा रहा हूँ लॉजिक से सीखना है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने को रटना है कि अच्छा यहाँ ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं। सुनो क्या क्या रूल है। तो बात कर लेते हैं फॉर्मूला यूज्ड। हमें कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। फॉर्मूला यूज्ड, सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था अभी तक जो पढ़ा है वो है कि जो r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, r इज इक्वल्स टू 2f। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, r इक्वल्स टू 2f। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू पॉइंट नंबर 2। सेकेंड फॉर्मूला हमें जो पढ़ना है वो है आपका मिरर फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वी कॉल इट द मिरर फॉर्मूला। वी कॉल इट द मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। लिख देता हूँ दोबारा से, मैंने वहाँ बताया था, फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब क्या कि पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूर है। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, मतलब कि पोल से इमेज कितना दूर है। और f क्या होता है? फोकल लेंथ, यानी कि पोल से फोकस की दूरी कितनी है। सब डिस्टेंस पोल से ही मेजर कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सो दिस इज 1/v, 1/u, 1/f नोन एज मिरर फॉर्मूला। नंबर 3 जो हमें फॉर्मूला पढ़ना है वो है मैग्नीफिकेशन। हालांकि ये टॉपिक है छोटा सा, लेकिन मैं आपको यही समझा देता हूँ। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? पहली बात, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। कैपिटल M गलती से लिख मत देना, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। मैग्नीफिकेशन इज डिनोटेड एज स्मॉल m। ओके, ये क्या होता है मैग्नीफिकेशन? तो लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको लोग साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बट एक ही बात है ना, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है इमेज, ये जो पैरामीटर है उसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। यानी कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट इज़ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा। सो व्हाट इज HI इज द हाइट ऑफ इमेज एंड HO इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चाहो तो आप बगल में लिख सकते हो। ये तो जनरल फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का, लेकिन मिरर के केस में
मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, वो आप नोट कर लेंगे, एंड दैट फॉर्मूला विल बी -v अपॉन u। क्या होता है फॉर्मूला? -v अपॉन u। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला ऑफ मिरर्स, इट्स -v अपॉन u। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ बातों का। क्या प्रैक्टिस करते हैं? सुनो, मान लो कि मैं कहीं पर ऐसा लिखता हूँ, अब आपको समझाने के लिए मैं कहीं पर ये लिखता हूँ कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट है, फॉर अ वाइल एक हमने बनाया ऑब्जेक्ट, सपोज ये 5 मीटर का है ऐसे लंबाई में, और इमेज बना यहाँ पर, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, एंड द हाइट इज 10 मीटर्स। तो पूछेगा व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन, तो आप क्या लिखेंगे मैग्नीफिकेशन के लिए? ठीक है, तो क्या देखोगे, ये इससे डबल है ना, 2 गुना है। मैग्नीफिकेशन मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो इमेज का साइज है ना, वो 2 गुना है किससे? ऑब्जेक्ट से। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10/5, बिकॉज हाइट ऑफ इमेज इट्स 10, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5, सो m इज 2। m बराबर 2 का मतलब होता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा है, इट्स ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो एक बेसिक फील है कि व्हाट इज एक्चुअली मैग्नीफिकेशन, राइट। चलिए, तो हमने पढ़ लिया मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन ये सब फॉर्मूले पढ़ने के बाद, बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं इसमें। पहला कौन सा फॉर्मूला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। दूसरा है मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। और तीसरा फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का। क्या होता है मैग्नीफिकेशन? इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसका बेसिक फॉर्मूला होता है hi/ho, और इसका जो एक स्पेशल फॉर्मूला है मिरर्स के केस के, दैट इज -v/u। चलिए, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं साइन कन्वेंशन पर। कहाँ चलते हैं? साइन कन्वेंशन के ऊपर। व्हाट इज साइन कन्वेंशन? समझिए इसको। साइन कन्वेंशन मतलब होता है कि आपको कौन से साइन को प्लस मानना है, कौन से साइन को नेगेटिव मानना है, इस पर सारी बातें होंगी। ठीक है, और गलतियाँ इसी में होती हैं। चलो फॉर्मूला आप याद भी कर लो, गलतियाँ इसमें होती हैं साइन कन्वेंशन में, तो इसको बहुत डिटेल में समझते हैं। साइन कन्वेंशन का पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1, एक्चुअली क्या लिखा मैंने? रूल नंबर 1 लिखेंगे, ऑल द distances are measured from pole। all the distances are measured from pole। जितने भी डिस्टेंस हैं सभी डिस्टेंस को हम कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं, राइट। रूल नंबर 2 लिखेंगे, इफ वी कैलकुलेट a distance along the incident ray, तो along the incident ray को बोलते हैं पॉजिटिव, और ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे को क्या बोलते हैं? ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव डिस्टेंस। ये लिख लो, मैं बताता हूँ डिटेल में कि ये क्या है और इसका एक और इजी उपाय क्या है, बट नोट कर लेंगे। अगर आप इंसिडेंट रे के अलोंग डिस्टेंस को मेजर करते हो तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और अगर आप इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डिस्टेंस को मेजर करते हो तो उसको हम नेगेटिव मानेंगे। इसका मतलब क्या होता है समझो ध्यान से। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया भाई साहब। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब इंसिडेंट रे तो यहां से इस पे गिरेगा ना, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या हुआ? लेफ्ट से राइट हुआ। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या हुआ? लेफ्ट से राइट हुआ। मतलब कि राइट के तरफ जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे
सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि वो इंसिडेंट रे के अलोंग है। और अगर आप इंसिडेंट रे के ऑपोजिट यानी कि लेफ्ट साइड में अगर कोई डिस्टेंस आप मेज़र करते हो तो क्या मानेंगे, उसको नेगेटिव मानेंगे। अरे यही तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, पढ़ा होगा। राइट में सब पॉजिटिव, लेफ्ट में सब नेगेटिव, पता है कि नहीं पता। यहाँ एक हम टर्म थोड़ा जोड़ दिए क्या, कि अगर इंसिडेंट रे के अलोंग मेजर किया जाए तो पॉजिटिव होगा। अब आप बताओ, जितने भी डायग्राम आपने पढ़े हैं अभी तक, जितने भी डायग्राम आपने पढ़े हैं, क्या सभी में ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखा हुआ था? यस। जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है तो आप खुद सोच लो कि अलोंग द इंसिडेंट रे मतलब क्या होगा, कि पोल से राइट में जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो सब पॉजिटिव होगा, और पोल से लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि एक मैं आपको सिंपल इसका ट्रिक ये बता सकता हूँ, कि यहाँ पर हम पोल को मान लेते हैं, तो पोल से लेफ्ट में सारा डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। पोल से राइट में सारा डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। अब इसका थर्ड नियम और देख लो क्या होता है, कि एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अगर डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो उसको हम क्या मानते हैं, नेगेटिव। यानी कि इस लाइन से ऊपर कुछ जाओगे तो पॉजिटिव होगा और लाइन से नीचे आओगे तो नेगेटिव होगा। ध्यान से देखो, यही तो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि जब राइट में गए तो पॉजिटिव, लेफ्ट में गए तो नेगेटिव, ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक प्लस माइनस साइन को समझने के लिए आप नोट कर सकते हैं। फिर से बताता हूँ, इफ़ वी, सबसे पहले आपको जितने भी डिस्टेंस मेजर करने हैं कहाँ से करने हैं, पोल से करना है। दूसरा ये, अगर आप अलोंग द इंसिडेंट रे मेजर करते हो तो आपको उसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा, अगर आप ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे मेजर करते हो तो आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने सिखाया आपको कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो अलोंग द इंसिडेंट रे मतलब राइट की तरफ हो गया, और ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे मतलब लेफ्ट की तरफ हो गया। ठीक है, चलो अब देखो एक चीज़ यहाँ बताता हूँ। इसका फ़ोटो चाहो तो एक ले सकते हो, वैसे नोट कर लिया होगा आपने, वैसे चाहो तो ले लो फ़ोटो इसका, एक है ना, हो गया होगा। चलिए इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेन इसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है, जो मैंने लिखा है ना, इसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखो, वैसे ही आपको कभी नहीं मिलेगा एक चीज़, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं। ये जो बोला ना मैं अलोंग द इंसिडेंट, इसलिए बता रहा हूँ। सपोज करते हैं कि ये एक कॉनकेव मिरर हमारे पास है, तो ये इसका पोल हो गया, अब ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, आप मुझे बताओ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? नेगेटिव ही तो है यार, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, पोल से लेके, डिस्टेंस तो पोल से मेजर करना है। अब यहाँ से तुम जैसे ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए जाओगे आपको लेफ्ट में ही तो जाना पड़ेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। और यही नहीं, आप कोई भी रे डायग्राम निकाल लो, क्या सभी रे डायग्राम में आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही था? एक बार दिमाग चला के देखो एक बार, सभी रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। यानी कि हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। आप देख लो, चाहे कॉनकेव मिरर के 6 के 6 केस हों, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ था, सारा का सारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ ऑलवेज नेगेटिव। लोग इसको लिखाते हैं, मैं लिखा नहीं रहा, मैं आपको सीखने को बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, जहाँ तक बात है इमेज की, तो उसकी समझ लो कि जो कॉनकेव मिरर है, इसमें जो 5 के शुरुआती जो 5 केस थे, जो आपने डायग्राम बनाया होगा, सीखा होगा, शुरुआती जो 5 केस हैं, उन 5 केस के लिए आपका इमेज भी लेफ़्ट साइड पे ही बन रहा है। ध्यान से सोचो एक बार, 5 के 5 केस के लिए क्या है, आपका इमेज सब उधर ही बन रहा है, लेफ़्ट साइड में बन रहा है। तो वो सारा का सारा नेगेटिव हो गया, सिवाय लास्ट वाले केस के। लास्ट वाला जो केस है वहाँ पर
आपका जो इमेज है वो राइट की तरफ बन रहा था, याद करो उस केस में आपका इमेज यहाँ बन रहा था, यानी कि पोल से राइट में काउंट हो गया, या फिर कहें कि अलोंग द इंसिडेंट रे काउंट हो गया, सब एक ही बात है। तो क्या होगा, उसको हम पॉजिटिव का करा देंगे। मतलब क्या, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फॉर कॉनकेव मिरर द इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। बताइए, लास्ट वाला केस वो है जहाँ पर कि आपका इमेज वो पोल से आगे की तरफ बनता है, राइट की तरफ बनता है। बाकी सब केस में यू इस तरफ है, और यू तो हमेशा नेगेटिव होता है यार। सोचो ना, अरे ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इंसिडेंट रे निकलता है, इसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए तुमको वापस ही तो आना पड़ेगा भाई, किसी जगह से तो तुमको वापस ये आना पड़ेगा ना इसकी दूरी मापने के लिए। तो जब तुम इसका डिस्टेंस मापोगे कहीं से, तो तुमको इंसिडेंट रे के उल्टे में ही आना पड़ेगा ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होने की बात ही नहीं होती कभी। ये तो हम अलोंग द इंसिडेंट रे आपको इसलिए बताए हैं ताकि कभी कभी क्या होता है हायर क्लासेस में, 10th में कभी नहीं होगा, 10th में तो कभी नहीं होगा कि वो ये भी तो कॉनकेव मिरर ही है। अरे कॉन्वेक्स नहीं है, देखो कोट इसी को उल्टा कर दिया भाई। कॉन्वेक्स ऐसा होता है, देखो कॉन्वेक्स में कोटिंग अंदर होता है, ये कोटिंग बाहर है वही उल्टा कर दिया बस। तो ये हो जाएगा इसका फोकस, ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, पैरेलल रे भेजो, पास होगा फोकस से। अब बताओ, अभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, क्या लगता है आपको कि ये पोल है, तो इस डिस्टेंस को पॉजिटिव बोल दोगे? सर ने तो सिखाया था राइट में पॉजिटिव। अरे भाई राइट में पॉजिटिव कब सिखाया था मैंने? इंसिडेंट रे को भी तो देखो यार, इंसिडेंट रे यहाँ पे इधर जा रहा है और इसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए तुमको इधर आना पड़ेगा ना। तो ये देखो ना कि इंसिडेंट रे अगर इधर जा रहा है तो इस तरफ का सब डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया और इस तरफ का सब डिस्टेंस नेगेटिव हो गया उल्टा जाने के लिए, क्योंकि मेजर पोल से करोगे। तो अभी भी देखो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ से उधर ही होगा, यानी कि नेगेटिव ही होगा। इसलिए बताते हैं ये केस आपको बहुत कम मिलेगा। इसलिए पता है शॉर्टकट क्या पढ़ाते हैं? शॉर्टकट ये पढ़ाते हैं कि भैया तुम तो कोऑर्डिनेट लेके बैठ जाओ पोल पे। अगर पोल से राइट गए तो पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट गए तो नेगेटिव, पोल के ऊपर गए तो पॉजिटिव और पोल से नीचे गए तो नेगेटिव। देख कौन सा केस है ये तब होगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, लेफ्ट में रखा हो। और 10th में सारा तो लेफ्ट वाला मिलने वाला है भाई, कौन सा राइट वाला मिलने वाला है? काहे परेशान होते हो इतना? ठीक है, तो ये आपका रूल हो गया साइन कन्वेंशन का। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से, कुछ और सिखाता हूँ छोटा मोटा बात। ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का ये फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ। अब बताओ मुझे एक चीज़ कि कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होगा? कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होगा? साफ साफ दिख रहा है कि इसको मेजर करने के लिए तुमको पोल से लेफ्ट की तरफ ही आना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ना भाई, और इधर घुमा हुआ है ना, तो ऑब्जेक्ट यहीं रखा होगा ना। उधर से भेज दोगे, ये कोटिंग है, कहाँ से भेज दोगे? तो ऑब्जेक्ट ये रखा है इस तरफ से है, तो पोल से लेफ्ट में क्या बोला? नेगेटिव बोला मैंने आपको, बोला नेगेटिव। तो कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अब बताओ कॉन्वेक्स ऐसा घुमा होता है ना, कोटिंग अंदर होती है उसकी। अब चमकने वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जहाँ रिफ्लेक्शन होगा। ऑब्जेक्ट तो हमेशा, मैंने बोला ना, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है ना यार। तो इसका फोकस यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है। तो खुद सोच के बताओ कि इसके फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए तुमको पोल से राइट में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर जिसका घुमाव इस तरफ होता है, कॉन्वेक्स घुमाव इस तरफ है, तो इस तरफ पॉजिटिव होता है ना, राइट साइड में नंबर लाइन पे। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। इसमें क्या याद करना है बताओ? आप तो याद रखो ना कि लेफ्ट तरफ गए, इस तरफ गए, ऑब्जेक्ट, पहली बात ये दिमाग में सेट कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट पे मान के तो करते हैं। हाँ सब क्वेश्चन यार, ऑब्जेक्ट को हम तो लेफ्ट मान, और किसने कहा है कि ऑब्जेक्ट राइट में होता है? आपकी मर्जी, कहीं भी लिखो ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा? लेफ्ट में रखा। लेफ्ट में रखा, दिमाग सेट कर लिया। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा, दिमाग सेट।
ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर लिया इसको। क्या सीखा कि जो इधर घुमा हुआ होता है कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ के लिए आपको इस तरफ आना पड़ेगा, नेगेटिव में आना पड़ेगा। कॉन्वेक्स के फोकल लेंथ के लिए उधर जाना पड़ेगा, पॉजिटिव में जाना पड़ेगा। बिल्कुल रियल फील का समझिए। अच्छा, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें दो आपको कंडीशंस थे, दोनों में ऑब्जेक्ट तो इधर ही था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा। तो पूछा ना पूछा तुम नेगेटिव हो यार तुम तो। जब इस कंडीशन की बात हो रही थी कॉन्वेक्स मिरर में, आप देखो पहला इमेज एफ पे बना था तो पॉजिटिव बना था। रे डायग्राम खोल के देखो और पता करो कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। मैं मुझे तो याद है से बता दूंगा, आप देखो खुद से कि जो कॉन्वेक्स मिरर के दो रे डायग्राम हैं उस दोनों में जो इमेज है वो पोल के राइट में बन रहा है, उस तरफ बन रहा है, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा ना। बस ये तो पॉजिटिव नेगेटिव खेल है यार, कुछ नहीं है। चलिए तो अब हम एक चीज़ और सीखते हैं, जैसे कि अगर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है राइट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आपने देखा होगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हमने जब भी ऑब्जेक्ट को रखा तो हमने ऑब्जेक्ट को लाइन से ऊपर ही तो रखा है ना। यानी कि अगर मैं मैग्नीफिकेशन निकालना चाहता हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमेशा इससे ऊपर है। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा इससे ऊपर है मतलब कि लाइन से ऊपर के डिस्टेंस को हम तो पॉजिटिव मानते हैं ना, वैसे भी आपने पढ़ा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो लाइन से ऊपर के डिस्टेंस को पॉजिटिव मानते हैं, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि m का पूरा डिपेंडेंसी हो गया HI पे भाई साहब, कि हाइट ऑफ इमेज अगर नेगेटिव गलती से हुआ तो m को नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव है, बस इमेज का खेल है बस। अब समझो, अगर मान लो आपका इमेज भी इसी लाइन पे बन जाए तो कितनी अच्छी बात है। केस नंबर 1 की बात कर लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज अगर इसी लाइन पे बन जाए तो वो भी पॉजिटिव है ना, लाइन से ऊपर वो भी पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि ये किस तरीके का इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है ना। देखो इरेक्ट है, सीधा इमेज बना है, सर का सर पैर का पैर, सीधा इमेज, वर्चुअल अपराइट इमेज। यानी क्या सीखा आपने कि अगर कह दे कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि वो एक वर्चुअल इमेज बना रहा है, यानी कि अपराइट, यानी कि सीधा, यानी कि इरेक्ट इमेज बना रहा है, तभी ये पॉसिबल है। केस नंबर 2 की बात कर लो। केस नंबर 2, सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, अरे क्या बना रहा हूँ मैं, सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो मैंने कहा ना आपसे कि हमेशा लाइन से ऊपर ही बनता है, लेकिन आज क्या हुआ, ऐसा केस आपने कई बार देखा है, कुछ ना एक बार देखा है। आप अगर कॉनकेव मिरर के स्टार्टिंग के 5 के 5 रे डायग्राम निकाल के देखें तो उन सब में यही तो हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, यही तो है। तो ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज नीचे, मतलब ये हुआ कि अगर इसका मैं निकालता हूँ मैग्नीफिकेशन तो उसके फॉर्मूले के लिए क्या लिखूंगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज लिखूंगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो उल्टा उल्टा हो गया, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। देखो ना, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। HO तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, वो तो लाइन से ऊपर ही होता है, लेकिन HI चूंकि नीचे है तो ये नेगेटिव हो गया, और एनीथिंग नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब कि अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है इसका मतलब कि कौन सा इमेज देगा, वो रियल इमेज देगा, और रियल इमेज क्या होता है, इट इज़ इन्वर्टेड। रियल इमेज क्या होता है, इट इज़ इन्वर्टेड होता है। तो इन्वर्टेड इमेज का यानी रियल इमेज का मैग्नीफिकेशन हमेशा उल्टा होता है, नेगेटिव होता है, और वर्चुअल इमेज का मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। कोई पूछे कि मैग्नीफिकेशन डिपेंड किस पे करता है, तो मैग्नीफिकेशन डिपेंड करता है बेसिकली किस पे, हाइट ऑफ इमेज पे। कि हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव निकला, मतलब कि लाइन से ऊपर निकला, तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्चुअल इमेज पॉजिटिव देगा। लेकिन अगर हाइट ऑफ इमेज लाइन से नीचे निकल गया, मतलब कि वो आपको रियल इमेज देगा, यानी कि आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा उसका मैग्नीफिकेशन। ठीक है, चलो बस एक बात और सिखाता हूँ, फिर ये सबसे सेंसिटिव टॉपिक है, इसको एक बार देखना और 2 बार देखना, वीडियो देखना, लेकिन न्यूमेरिकल ये समझने के बाद ही आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब समझते हैं। एक और चीज़ देखो,
एग्जाम्पल, मान लो कि ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया वो 2 मीटर हाइट का है, ठीक है, और यहाँ एक इमेज बना वो 6 मीटर हाइट का है। कोई पूछे व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन, क्या लिखोगे? ऊपर का पहले इमेज लिखते हैं 6 मीटर बाई 2 मीटर, आंसर क्या आएगा? प्लस का 3। प्लस का 3 मतलब क्या हुआ कि प्लस का 3 का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है उससे 3 गुना बड़ा इमेज है, वो भी लाइन से ऊपर, यानी कि वर्चुअल। यहाँ पे प्लस साइन क्या दिखाता है कि इमेज कैसा है? वर्चुअल है। और 3 क्या दिखाता है कि वो 3 टाइम्स है किसके? ऑब्जेक्ट के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल एक और देखो, मान लो कि हमने एक लाइन बनाया, एक ऑब्जेक्ट लिया, वही 2 मीटर का ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब इमेज नीचे बना है, 6 मीटर का बना है। तो इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा? पहले हाइट ऑफ इमेज क्या लिखोगे? -6, ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे? 2 मीटर, आंसर क्या आएगा? -3। -3 यहाँ माइनस क्या शो करता है कि ये रियल इमेज है। रियल इमेज मतलब क्या? उल्टा बना है ना। और 3 क्या शो करता है? इट इज़ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो -3 का मतलब ये हुआ, -3 का मतलब 1 से छोटा नहीं हुआ। कई लोग सोचते हैं अरे सर ये तो -3 है, ये तो 1 से छोटा है, और 1 से छोटा मैग्नीफिकेशन तो छोटा इमेज देगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। -3 का मतलब होता है, वहाँ पे ध्यान दो, माइनस मतलब ये कि जो इमेज है वो रियल इमेज है, मतलब लाइन से नीचे बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। और 3 का मतलब क्या होता है कि वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। ओके, चलिए अब समझिएगा। मैं आपसे कहता हूँ कि द मैग्नीफिकेशन इज -1, मतलब क्या हुआ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 1 है तो हाइट ऑफ इमेज क्या है? -1 है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 5 है तो हाइट ऑफ इमेज क्या है? -5 है। तभी तो कट के हम -1 आएगा भाई साहब। और सोचो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 हो और हाइट ऑफ इमेज -2 हो, तो इसका भी मैग्नीफिकेशन क्या आएगा? लिख लो, इसका मैग्नीफिकेशन क्या आएगा? इट इज़ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -1 ही आएगा। तो -1 क्या शो करता है? -1 ये शो करता है कि माइनस मतलब रियल इमेज है और 1 मतलब सेम साइज़ का है। बताओ ये कौन सा केस है? -1। m इक्वल्स टू -1 कहाँ होता है? याद करो, कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट C पे होता था उसका जस्ट नीचे इमेज बनता है C पर, बनता है ना। तो उस दोनों का हाइट सेम है ना, लेकिन एक नीचे है तो एक ऊपर है, तो एक का -5 तो एक का +5, m क्या आएगा? -1 आएगा। तो m इक्वल्स टू -1 का मतलब समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाई m इक्वल्स टू -3, या m इक्वल टू 3 का क्वेश्चन था शायद। तो व्हाट इज m इक्वल्स टू 3? m इक्वल टू 3 का मतलब हुआ कि जो मैग्नीफिकेशन है वो 3 है, मतलब क्या? +3 है ना। प्लस मतलब क्या होगा? वर्चुअल इमेज, वो भी 3 गुना बड़ा। भाई साहब कहाँ हो सकता है? कॉनकेव मिरर का लास्ट वाला केस, ठीक है ना। चलो एक और देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि m इज इक्वल्स टू माइनस छोड़ो, m इक्वल्स टू 0.2, इसका क्या मतलब हुआ? प्लस का है ना। इसका मतलब कि इमेज तो पक्का ये वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज है। इसका असली मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज है 2 मीटर का, ऑब्जेक्ट है 10 मीटर का। फील लो इस चीज़ का। इमेज है, ऑब्जेक्ट तो 10 मीटर लंबा था, ऑब्जेक्ट तो 10 मीटर का था, इमेज निकला 2 मीटर वाला भैया। ये इमेज निकला और ये ऑब्जेक्ट निकला। जब m निकालने जाओगे तो इमेज का हाइट क्या लिखोगे? 2 मीटर लिखोगे। ऑब्जेक्ट का हाइट क्या लिखोगे? 10 लिखोगे। आंसर क्या आएगा? 0.2। तो ये है 1 से कम। और वही लिख दे आपको कि बताओ, एक अगले क्वेश्चन में लिख दे कि m इज इक्वल्स टू -2। इससे आप क्या समझेंगे? इससे आप ये समझेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है अगर मान लो 3 मीटर का ऊपर है तो इमेज जो है वो 6 मीटर का नीचे बना है, मीटर की तरफ। तो m कितना हो जाएगा? -6 मीटर अपॉन 2 मीटर का ऑब्जेक्ट, यानी कि 3 मीटर का ऑब्जेक्ट, यानी कि -2 का मीटर। तो कोई पूछे अरे -2 तो 1 से छोटा होता है, बोला अरे बेवकूफ़ हो क्या, यहाँ नहीं तो मैथ में, फिजिक्स में। -2 का मतलब क्या हुआ? इसको 2 टुकड़ों में देखो। 2 मतलब ट्वाइस मैग्नीफाइड, 2 गुना बड़ा, और माइनस मतलब नीचे की तरफ, ठीक है।
तो ये ओवरऑल है मैग्नीफिकेशन का। अब आप बताओ कि m इक्वल्स टू +1 कहाँ पर होता है, किसी मिरर में होता है m इक्वल टू +1? m इक्वल टू +1 एक ही जगह होता है, वो होता है प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर में m इक्वल्स टू +1 का मतलब हुआ कि प्लस मतलब वर्चुअल इमेज और 1 मतलब क्या हुआ, सेम साइज का, यानी कि प्लेन मिरर में ही आपको वर्चुअल इमेज सेम साइज का दिखता है। एक क्वेश्चन CBSE बोर्ड में आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं वहीं से क्लास को एंड करूंगा। और वो क्वेश्चन कहता है कि विदाउट, नोट कर लो, विदाउट लुकिंग, विदाउट नोइंग द मिरर, बाय गेसिंग द इमेज फाइंड द नेचर ऑफ मिरर। बाय गेसिंग द इमेज फाइंड द नेचर ऑफ मिरर। आपको सिर्फ इमेज को देख के बताना है कि मिरर कौन सा है, और कौन सा मिरर मतलब क्या, कि मिरर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है या प्लेन है, इन तीनों में से कौन सा मिरर है, सिर्फ इमेज देख के बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 3 नंबर का। सोचो, तो जब भी कभी ऐसा कंडीशन आए तो आपको ये देखना होता है कि ऐसा कौन सा सिमिलैरिटी है जो तीनों में होगा, ठीक है ना। तो तीनों में जो सिमिलैरिटी आपको देखना है वो है कि जो वर्चुअल इमेज है ना वो तीनों में होता है। कॉनकेव में भी लास्ट वाला केस वर्चुअल होता है, कॉन्वेक्स में तो दोनों के दोनों वर्चुअल होते हैं, और प्लेन बेचारा तो एक ही है, वो वर्चुअल है। मतलब वर्चुअल इमेज तीनों में होता है। अब सुनो इसका आंसर क्या है। अगर इमेज वर्चुअल है, अगर इमेज क्या है, वर्चुअल है और लार्ज साइज का है, बड़ा साइज का है, तो वो क्या देगा, कॉनकेव मिरर देगा। याद करो लास्ट वाला केस, वर्चुअल के साथ साथ बड़ा साइज है। अगर इमेज वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल और सेम साइज का है, नहीं, और स्मॉल साइज का है, छोटा है, वर्चुअल में क्या है, छोटा है, तो कौन देगा, कॉन्वेक्स देगा। याद करो कॉन्वेक्स में दोनों ही कंडीशन में छोटे इमेज बनते थे। और अगर इमेज वर्चुअल है और सेम साइज का है, सेम साइज का है, तो कौन देगा उसको, प्लेन मिरर देगा। तो ये एक बेसिक कंपैरिजन है जो आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अगले पार्ट में हम इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और वहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन का मैं फिर से एक बार रिकॉल कराऊंगा कि कैसे प्लस माइनस करते हैं, और फिर चैप्टर आगे चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।